फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक इतिहास के भाग 1 जो कि सामाजिक विज्ञान का है, हमारे अतीत, जिसके चैप्टर संख्या 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जिसके अभ्यास प्रश्न हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर से याद करें, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। यहाँ पर दिए गए जोड़े हैं जैसे रैयत, ग्राम समूह, महाल, किसान, इनको हमें मेल करके बनाना है, जिसका आंसर होगा रैयत होता है किसान, महाल ग्राम समूह और निज बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, और रैयती होता है रैयतों की ज़मीन पर खेती। इस प्रकार आंसर करेंगे। अब अगला है रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर सब वाक्य दिए गए हैं, उनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनका आंसर इस प्रकार देंगे। यूरोप में वोड उत्पादों यह नील के आयात से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। दूसरा है 18वीं शताब्दी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। तीसरा ग है कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। और चौथा है चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। इस प्रकार रिक्त स्थान भरेंगे। अगला है आइए विचार करें, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं पर वर्णन कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त एक भूमि प्रबंध था। इसे 1793 में बंगाल में लागू किया गया। इस आंदोलन की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के फायदे में रहेंगे। इस मार्ग में जो समस्याएं थी वो थी अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी होती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों ने को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी से पहले दशक तक हालात बहुत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार तो आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही ज़मीन गंवा चुके थे। लगान चुकाने के लिए उन्हें प्रायः महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। यदि वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन को बेदखल कर दिया जाता था। अगला है प्रश्न संख्या 4, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसी थी? यह व्यवस्था निम्नलिखित बातों में स्थायी बंदोबस्त से अलग थी। जैसे गांव के एक एक खेत से के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम में समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिस्सा लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश की गई। तीसरा है राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 5, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो वो समस्याएं थी, पहला है जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था, किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। और दूसरा था रैयत गांवों से भाग ले रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो आंसर लिखेंगे, किसानों को नील की बहुत ही कम कीमत दी जाती थी। कर्जों का सिलसिला भी कभी समाप्त नहीं होता था। धान की खेती में बाधा ऋण देने वाले बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे अच्छी ज़मीन में ही नील की खेती करे, परंतु यह समस्या यह थी कि नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थी, वे मिट्टी की सारी शक्ति खींच लेती थी। अतः नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अगला है प्रश्न संख्या 7, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? बंगाल प्रदेश नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। 18वीं सदी के अंतिम शासकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी, परंतु किसानों के लिए यह खेती बहुत ही दमनकारी थी। बागान मालिक अपना खून शोषण करते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। तंग आकर किसान आंदोलन पर विद्रोह पर उतर आए।
मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर धावा बोलने लगे। स्त्रियां अपने बर्तन लेकर तो लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों पर बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की ओर से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमशुदा एजेंटों की जमकर पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लिए लाठीमारी गुंडों से डरेंगे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार किसी और व्यापक विद्रोह के बारे खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में विद्रोह की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में इन जिलों का किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट एसलेड ने एक नोटिस दिया कि जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने की आज्ञा दे दी। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसकी कार्रवाई किसानों ने विद्रोह का समर्थन कर मान लिया। सरकार को विद्रोही किसानों से बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी स्थापित किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और किसानों के साथ जबरदस्ती करने के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए लाभ का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें, परंतु आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस विद्रोह के बाद बंगाल के बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अब अगला है प्रश्न संख्या 8, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। तो आंसर होगा, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के बाद अपने आजमाए हुए अस्त्र का प्रयोग भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्टे ज़मीन पर नील की खेती किसानों को करनी ही होगी। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। इसके किसानों को एक बेवजह की मेहनत के बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। उन पर 42 तरह के अजीब से कर डाले गए। राजकुमार शुक्ल इलाके के एक समृद्ध किसान थे। उन्होंने शोषण की इस व्यवस्था का विरोध किया। उनके काफ़ी प्रयास करने के बाद भी कुछ न हुआ तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बुलाने के लिए कांग्रेस की लखनऊ कांग्रेस में जाने का फैसला किया। पटना के बाद अगले दिन वे दोनों मुजफ्फर पहुंचे। वहां पर अगले सुबह उनका स्वागत मुजफ्फर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जे.बी. कृपलानी ने उनके छात्रों से किया। शुक्ला जी ने यहाँ गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख किया ताकि उनके यहाँ जाने से पहले सारी तैयारियां पूरी की जा सके। इसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्होंने राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया। बिना कांग्रेस का प्रत्यक्ष साथ दिए यह लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ी गई। इसके बाद वहाँ के अखबार में भरपूर चर्चा हुई जिसमें आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। भारत के शुरुआती चाय या काफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों में के जीवन में क्या क्या समानताएं व फर्क थे। तो इसमें जो समानताएं थी वो थी श्रमिकों को उनके द्वारा दिए गए उत्पादन के अनुसार कम कीमत मिलती थी। मालिकों और राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा नील बागान और चाय बागान के श्रमिकों को शोषण किया जाता था। उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं दी जाती थी। श्रमिक दिन रात मेहनत करते थे लेकिन लाभ केवल मालिकों को मिलता था। इस प्रकार ये चैप्टर संख्या 3 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।